नमस्कार, आदाब एंड वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एट जीनो आईएएस। जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 6 सितंबर 2024 है और आप सब देख रहे हैं द हिंदू का एनालिसिस। ये एनालिसिस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप अपने आप को यूपीएससी के लिए तैयार कर लेते हैं। यूपीएससी की जर्नी में द हिंदू न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल है और कितना ज़रूरी है ये न्यूज़पेपर करना, ये सब चीज़ें मैं आज आपको एक एमसीक्यू के अंदर ही बता दूंगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि न्यूज़पेपर करते रहना और रोज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही डायरेक्शन में करना, और हर न्यूज में से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझना और उसी एक पॉइंट के नोट्स बनाना ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि हम इस न्यूज़पेपर में क्या क्या करते हैं। न्यूज़पेपर की एनालिसिस में ये बस एक ऐसा एनालिसिस नहीं है जो आप यूट्यूब पे देखते रहते हो। इसमें हम हर दिन यूपीएससी के एक पीवाईक्यू का लॉजिक, और लॉजिक के साथ साथ हम उस पीवाईक्यू का ओरिजिन, कि ये पीवाईक्यू बना कैसे, क्यों बनाया गया और इससे पहले कब आया था, और इसके साथ साथ इस पीवाईक्यू के पीछे नॉलेज जितनी भी जरूरत हो वो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये कोई ऐसा आम डिस्कशन नहीं है जहां पे आपको 3 या 4 आर्टिकल्स जो कि रेडीमेड आर्टिकल्स होते हैं वो आपको सुना दिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम से कम डेली के न्यूज़पेपर से 8 से 10 आर्टिकल्स आपके सामने लाए जाते हैं। उनका स्टैटिक, करंट, प्रीलिम्स, मेंस हर एक एस्पेक्ट आपको अलग अलग समझाया जाता है। यहाँ पे आप सीखते हो कि आपको न्यूज़पेपर यूज कैसे करना है अपने डेली आंसर राइटिंग में, अपने मेंस के पेपर में और अपने प्रीलिम्स के पेपर में। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल्स पे एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलता है डेली। ये मेंस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आप डेली के बेसिस पे अपनी मेंस की प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर लेते हो। अपने मेंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हुए अब आपको इम्प्रोवाइज करना होगा, और उसके लिए आप अपने आंसर्स हमें भेज सकते हो। जो ही आप अपने आंसर्स हमें भेजेंगे हम उनको इवेलुएट करेंगे और आपको राइट फीडबैक देंगे। जो ही आप वो फीडबैक लोगे आप हमारी मेंटोरशिप में आओगे। फ्री मेंटोरशिप होगी, आपको जो सेशन दिया जाएगा वो सारे फ्री होंगे और आपकी मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी डे 1 से। ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर बस न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पोर्शंस बिल्कुल स्टैटिक और करंट के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। ये एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो आप रोज अपने आप को दोगे तो आपकी प्रिपरेशन का अराउंड 30% यहाँ से कवर होता जाएगा। विदाउट फर्दर डिले आई वॉन्ट यू ऑल टू कनेक्ट टू अस। आप जीनो आईएएस से जितना जल्दी जुड़ सकते हैं उतना जल्दी जुड़िए, और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतना जल्दी आप लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम एक मिशन मोड पे हैं। हमें 2025 को टारगेट करना है और हमें 2025 में आप सबसे रिजल्ट्स चाहिए। आप सबके रिजल्ट आएंगे तभी हमारा जो आज तक आपने हमें प्यार दिया है वो किसी काम आएगा। जो हम इनिशिएटिव्स जीनो आईएएस पे लेके आ रहे हैं अजित तिवारी सर के साथ, ये सब चीजें तभी काम में आएंगी जब आप हमारे इन नंबर्स पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप पे और हमारे फेसबुक पेज पे आएंगे। आने के बाद क्या होगा, आपको वहां पे बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा। जो आप कंटेंट पढ़ोगे वो कंटेंट आपको, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ टेस्ट होंगे, ऑनलाइन कोर्स होगा, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। ऐसे ही जो आपका जनरल स्टडीज है इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के आपका अराउंड अराउंड 30 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के आपका। किसी साल ज्योग्राफी कम आता है, एनवायरमेंट ज्यादा आता है, एनवायरमेंट कम आता है, ज्योग्राफी ज्यादा आता है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मटेरियल, टेस्ट और एमसीक्यूज फ्री में प्रैक्टिस करने को हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। और जो हमारा ये कोर्स है ये एक ऐसा यूनिक कोर्स है जो आपसे बाकी सारी कोचिंग्स की तरह पैसा नहीं लूट रहे हैं। यहाँ पे आपको बस उसी मॉड्यूल की कोचिंग दी जाएगी जो आपका कमजोर होगा। जैसे अगर किसी का ज्योग्राफी सेक्शन कमजोर है जनरल स्टडीज में, तो वो बगैर फाउंडेशन कोर्स में आए बस अपना ज्योग्राफी ठीक करा सकता है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और बहुत ही कम चार्जेस पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सबके लिए। इसके साथ साथ ज्योग्राफी जनरल स्टडीज के लिए जो ये कोर्स होगा ये आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करेगा। हमारे ऐप, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा हिंदी मीडियम के लिए और अजित तिवारी सर का जो पर्सनल चैनल है, इन सब पे आप कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा, आपको रेलिवेंट चीजें मिलेंगी जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारी ऐप पे आएंगे और आपको डेली यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको डेली यहाँ पे हमारे यूट्यूब पोस्ट पे भी और हमारी ऐप पे भी डेली सुबह 10 बजे आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे।
जो आप अटेम्प्ट करेंगे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, उनके आंसर्स मिलेंगे, और आपकी प्रिपरेशन को हम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं इन सब इनिशिएटिव्स के साथ। तो जुड़िए जीनो आईएएस से जितना जल्दी हो सके, और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को जोड़िए। आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास 9 आर्टिकल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे हम हर एक आर्टिकल का, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मेंस, प्रीलिम्स, स्टैटिक, जितना आपसे वादा किया गया है सब पूरा होगा यहाँ पे। पहला आर्टिकल है माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो हमारे 10 से ज्यादा स्टेट्स में है, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स है। यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आज यहाँ से रिलेटेड एक न्यूज आई है और कुछ माओइस्ट्स को यहाँ पे फिर से मार गिराया गया है। इसके बाद हम पॉलिटी के सेक्शन से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटीज इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये भी देखेंगे इस कमेटी का रोल क्या है और ये अभी न्यूज में क्यों है। इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस, चूंकि मोदी जी आज सिंगापुर में ही है, 4 एमओयूज हमने सिंगापुर के साथ साइन किए हैं, और मोदी जी ने बोला है कि हम बहुत सारे मेनी सिंगापुर्स बनाना चाहते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। तो ये भी देखेंगे हम कि सिंगापुर जैसी सिटीज हम इंडिया में कैसे बना सकते हैं, सिंगापुर जैसी कंट्रीज हम बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में कैसे बना सकते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन को लेके देखेंगे कि 21 पॉइंट एजेंडा और 21 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो इस साल इंप्लीमेंट होगा दिल्ली के विंटर्स में, ताकि दिल्ली में वो पोल्यूशन ना हो, दिल्ली के लोगों को एक राहत की सांस मिले। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी के मेंस में इससे क्वेश्चन आ चुका है सेम टॉपिक पे। क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था 2023 में, 2024 में भी क्वेश्चन आया है क्रिटिकल मिनरल्स पे यूपीएससी के प्रीलिम्स में। अब चाइना अफ्रीका समिट भी हुई है, दोनों आर्टिकल्स एक साथ समझेंगे कि चाइना और अफ्रीका क्या क्या लिंक है इस क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ। फिजिकल फेडरलिज्म को लेके ये देखेंगे कि फिजिकल फेडरलिज्म में वर्टिकल फिजिकल फेडरलिज्म कितना ज्यादा जरूरी है। प्लस लॉस एंड डैमेज फंड जो UNFCCC के COP27 में बनाया गया था, ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है ये भी देखेंगे। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये कौन प्रधानमंत्री है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये सब चीजें भी इसी डिस्कशन में हम देखेंगे। हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हर दिन यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का PYQ डिस्कस करते हैं। ये PYQ हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हम ये समझें कि ये क्वेश्चन आया कहां से था, बनाया क्यों गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इसको लॉजिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, मुझे नहीं पता है आपने ये स्कीम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाना चाहता हूँ, जो मैंने कल भी कल वाले MCQ में भी समझाया था, दैट इज दिस एंड का लॉजिक। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, ये दो स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों को जोड़ देता है आपस में, और या तो स्टेटमेंट नंबर 1 में कहीं ना कहीं पे एक वर्ड को चेंज कर देगा, या तो स्टेटमेंट नंबर 2 में एक वर्ड को चेंज कर देगा। ठीक है, उस वर्ड के चेंज करने की वजह से ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि आपको ये पैटर्न समझना है। आप जितने भी MCQs देखोगे 2024 के, आपको ये पैटर्न कम से कम 8 से 10 MCQs में मिलेगा, सेम पैटर्न। ठीक है, एंड लगाने की वजह से पहला या दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने गलत कर दिया एंड लगाने के बाद, और फिर वो पूरे का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे इस स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये वाला वर्ड जो है चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? स्कीम के अंदर एंटीनेटल केयर मिलता है वुमेन को सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद और डिलीवरी होने के बाद उनको फैसिलिटीज इस स्कीम के अंदर नहीं बल्कि दूसरी किसी स्कीम में मिल जाती है। उन्होंने एंड जोड़ने के बाद किसी और स्कीम का एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद ये भी लिखा कि पोस्ट डिलीवरी जो है 6 मंथ्स तक उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, जबकि वो अलग स्कीम है। ठीक है, क्लियर? ये दोनों, ये जो स्कीम है ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ताकि सारी डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल्स के अंदर हो। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट लॉजिकली ठीक हो जाता है, क्यों? अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर, कैन वॉलंटियर पॉसिबिलिटी है, या पॉसिबिलिटी क्या, हम इनको बोल सकते हैं कि आप कर लीजिए वॉलंटियर, इनको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आप डॉक्टर्स हैं, आपका काम है लोगों की जान बचाना, आप आ जाइए, थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे भी कर दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं। अगर स्कीम के अंदर लिखा गया है तब तो और बड़ी बात है, तब तो और अच्छी बात है। तो जितनी भी अच्छी बातें होती है वो स्कीम्स के अंदर लॉजिकली हो ही जाती है, वो सच होती है, वो ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड PYQs, और यही लॉजिक आपको यूपीएससी में डेवलप करना है। जब ये लॉजिक आप डेवलप करेंगे तब आपके लिए ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बना कैसे था आपको समझा देते हैं। देखो, ये स्कीम असल में बहुत पुरानी स्कीम है। देखो 2016 में एक आर्टिकल आया है, उसमें भी यही चीज डिस्कस की गई है। 2022 में एक और आर्टिकल आया था हिंदू न्यूज पे, ये PIB में सेम चीज डिस्कस की गई थी।
2022 में जुलाई में फिर से एक और एडिटोरियल आया पीआईबी में, फिर वही चीज डिस्कस की गई। बट क्या ये सब चीजों की वजह से ये पीवाईक्यू बना, या ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा? इतना सारा 2022 2016 इतनी सारी न्यूज तो कवर नहीं करेगा यूपीएससी। बल्कि हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस मुर्मू, उन्होंने 31 जनवरी 2024 को द हिंदू न्यूज़पेपर में और मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया में अभी 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर। ये 31 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। और इसी न्यूज़ से प्रभावित 16 जून 2024 को जो प्रीलिम्स हुआ उसमें ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया क्वेश्चंस बनते कैसे और हिंदू न्यूज़पेपर को करना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, ये इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। आप ये समझिए कि 9th हर महीने के 9वें दिन पे इस स्कीम के अंदर एक किट मिलता है हर उस प्रेग्नेंट औरत को जो उस रीजन में रहती हो और रजिस्टर्ड हो। ये किट इसलिए मिलता है ताकि वो अपना एंटीनेटल केयर और एंटीनेटल सर्विसेज ठीक से अंजाम दे पाए। बस अगर उस महीने की 9वीं तारीख कोई हॉलिडे हो गई तो जो उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन मिल जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पोस्ट नेटल डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद 6 महीने तक का केयर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐड किया हुआ था स्टेटमेंट में। बस खत्म, चलो आगे। ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या असल में? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक माओइस्ट मूवमेंट है। ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, इसको हम नक्सलबारी मूवमेंट भी बोलते हैं। ये नक्सलबारी मूवमेंट वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी रीजन से स्टार्ट हुई थी और ये वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे हुआ क्या था, जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में वहां के पेजेंट्स ने स्टार्ट किया था रेबेलियन। ठीक है, रेबेलियन स्टार्ट किया था, किस लिए रेबेलियन स्टार्ट किया था? क्योंकि वहां पे लैंड डिस्प्यूट था। पेजेंट्स को वो लोग लैंड नहीं दे रहे थे, वहां के जो जमींदार थे, वहां के जो लैंडलॉर्ड थे, वो पेजेंट्स को लैंड नहीं दे रहे थे और उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन कर रहे थे। जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में कॉलोनियल टाइम्स में अंग्रेज भी ऐसा करते थे और लोकल लैंडलॉर्ड्स और जमींदार भी ऐसा करते थे। तो आज़ादी से कुछ टाइम पहले इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आज़ादी से पहले ही ये हो रहा था और आज़ादी के बाद ये फिर थोड़ा ज्यादा होने लगा। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आ गए इस एरिया में 1951 के बाद, उस टाइम पे ये मूवमेंट थोड़ी और ज्यादा एक्टिव हुई और उसके बाद ये मूवमेंट ने और ज्यादा जो है लाइमलाइट में आ गई और ज्यादा ये वायलेंट होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये मूवमेंट जो है ये माओइज्म से प्रभावित होना शुरू हुई। ठीक है, माओइज्म क्या कहता है? माओइज्म कहता है कि एक कम्युनिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करना है, कम्युनिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करना है। और ये स्टेट एस्टैब्लिश कैसे करना है? जो स्टेट का पावर है उसको कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर करेंगे? अटैक करेंगे स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको अटैक करेंगे और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पावर जमाएंगे। बट यहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैश ये आता है कि जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में, ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है, और वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो विलेजर्स है, उनके अंदर यहाँ पे होता क्या है, इन एक्सट्रीमिस्ट्स की, ये जो यहाँ पे लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट्स है जिन्होंने गन उठाया है, जिनने जो स्टेट के एजेंसीज के अगेंस्ट में, जैसे हमारे आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में ऑपरेशंस करते हैं, उनके अगेंस्ट में उनको अटैक करते हैं, गुरीला वॉरफेयर यूज करते हैं। अब ये लोग करते क्या है, यहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको दबा के रखते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं और उनके अंदर अपनी अथॉरिटी जमाए रखते हैं और बोलते हैं कि जो आपका ये स्टेट है, जो हमारा ये स्टेट है, इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज है, ये हमें बस लूटना चाहती है, हमारी जमीनें लूटना चाहती है। एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है? ये लोग क्यों ऐसा फील करते हैं? ये लोग ऑपरेशन क्यों फील करते हैं? क्योंकि ऑपरेशन का मेन कॉज है लोकल लैंडलॉर्ड्स। जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोकल लैंडलॉर्ड्स के बाद इन पे जो ऑपरेशन हुआ वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हुआ। ठीक है, वो पुलिस की वजह से हुआ, वो एमएनसीज की वजह से हुआ जो यहाँ पे गए, वो यहाँ की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो यहाँ पे गलत हुआ उसकी वजह से हुआ। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ इस चीज को। नक्सलिज्म एक्चुअल में क्यों हो रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा अभी तक क्यों चल रहा है? बिकॉज सबसे
जो मैंने पहली चीज बोली, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस को ग्लोरीफाई करोगे, जितना ज्यादा ग्लोरीफाई करोगे उतना ही ज्यादा लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे और वो लोग उतना ही ज्यादा डाइवर्ट होते जाएंगे अपने असली मकसद से। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कॉर्पोरेट एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हो रहा है, होता क्या है, कोई एमएनसी जिसको यहाँ पे टेंडर मिल गया कोल का, माइनिंग का, पेट्रोलियम का, गैस का, आयरन का, स्टील माइन का, उनने यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर दी, या इन्होंने यहाँ पे स्टेट ने यहाँ पे कोई डैम बनाया, डैम बनाया तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए। इस डिस्प्लेसमेंट को टैकल करने के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं की गई। इनको इस जंगल से निकाल के, जिस जंगल को ये सेक्रेड ग्रू मानते हैं, जिस जंगल की ये पूजा करते हैं, जिस जंगल को ये अपना भगवान मानते हैं, वहां से निकाल के इनको किसी सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो एक कॉन्क्रीट बिल्डिंग है वहां पे इनको छोटे छोटे घर दिए जाते हैं, जो इनके लाइफ स्टाइल के साथ मैच ही नहीं होता है। अब ये वो भी नहीं चाहते। अब अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इन एमएनसीज के अंदर, तो वहां पे इनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसलिए होता है क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा ज्यादा टाइम तक काम किया कराया जाता है, 18-18 घंटे तक काम कराया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें चल रही है और ज्यादा प्रभावित हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए, जैसे ऑपरेशन समाधान, नेशनल पॉलिसी लेके आ गए 2015 में कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, सरेंडर पॉलिसी लेके आए कि जो सरेंडर करेगा उसको एक तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। बट अंडरस्टैंड कि ये एक्सट्रीमिज्म अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वहां का रीजन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इनकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, और इनकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और इनके तरीके, एक्सटॉर्शन करने के तरीके बहुत ही ज्यादा घातक है, जहां तक हमारी एजेंसीज अभी नहीं पहुंच पा रही है। वही एक मेन रीजन है यहाँ पे इस एक्सट्रीमिज्म के आज तक के पनपने का। अनएम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत कम है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमने देख लिया, मिलिटराइजेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये भी हमने देख लिया, प्लस यहाँ पे इतना ही नहीं, एक्सटर्नल सपोर्ट भी है। ठीक है, माओइज्म जो कि चाइना से प्रभावित है, कहीं ना कहीं पे वहां पे आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन इस रास्ते से भी हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया ये लोग करते क्या है, कैसे काम करते हैं। अब इसी के चलते अगर आप देखो तो हमारे देश में देर आर अराउंड मोर देन 10 स्टेट्स, मोर देन 10 स्टेट्स जो अभी तक अफेक्टेड हैं इस रीजन में। 2022 में अगर आप देखो, अलोन इन 2022 देयर वेर द लोवेस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो 2022 में हुए, बट 2022 के बाद फिर से इंसिडेंट्स स्टार्ट हो गए और फिर से इंसिडेंट्स राइज हो गए। डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, 98% हमारे 2022 में अकेले मरे हैं इनके अटैक्स के अंदर। यहाँ पे जितने स्टेट्स आप देख सकते हो जिनमें ये कलर किया हुआ है रेड, दे आर पार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर। ठीक है, दिस इज द रेड कॉरिडोर रीजन। ठीक, और यहाँ पे इस न्यूज से जो हमें याद रखना है, वन इज दिस ग्रे हाउंड्स। व्हाट इज ग्रे हाउंड्स? ग्रे हाउंड एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है जो कि तेलंगाना की पुलिस ने बनाई है। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रे हाउंड्स। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। दिस न्यूज आर्टिकल, ये फ्रंट पेज की न्यूज है एंड दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 10। दोनों न्यूज आपस में रिलेटेड है, एक ही न्यूज है। एक्चुअल में यहाँ पे बोला जा रहा है दैट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, ये सेबी, एयरपोर्ट के टैरिफ्स और ट्राई, इन सब के यहाँ पे ऑडिट करने वाली है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अगर आप इस एडिटोरियल के अंदर देखो, इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज दैट हैज इट्स रूट्स इन द फाइनेंशियल कमिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। 1921 में 3 फाइनेंशियल कमिटीज एस्टैब्लिश की गई थी। वन वाज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वन वाज एस्टिमेट्स कमेटी एंड द थर्ड वन वाज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये तीनों कमिटीज जो है ये एक्चुअल में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर बनाई गई थी। 1919 में ये बोला गया था और 1921 में ये बनाई गई। ठीक है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज जो उस टाइम पे आई थी। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मैंने बोला ना अभी, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आज, उसी की तरह यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं न्यूज में जो हमें याद रखने होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं होते। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक ऐसा रूल है दैट इट वाज द फर्स्ट एंड ओरिजिनल कमेटी विच वाज फॉर्म टू काउंटर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, ये एक पहली ऐसी कमेटी है जो बनाई गई थी गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसी को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। ये चीज याद रखनी। ठीक है, सेकंड, इट हैज अ फार ग्रेटर एम्बिट देन एनी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी करंटली। जितनी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज है, जो एस्टिमेट्स कमेटी मैंने बोली या बाकी सारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है 24,
डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है 24 अभी पार्लियामेंट में। सबसे जो ज्यादा स्कोप है वो किसका है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग के रिपोर्ट्स भी जो है एग्जामाइन करती है, एंड कैग इज कॉल्ड एज द फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यहां तक क्लियर हो गया, हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समझ में आ गई क्या है। ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्चुअल में बनाई कब गई थी? 1921 में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 22 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। इसका जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करता है स्पीकर। यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई है ये हर साल बनती है, ये इसका टेन्योर 1 ईयर का होता है। इस साल जो बनाई गई है इसका हेड है लोकसभा के एमपी जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में हमें कुछ की पॉइंट्स है याद रख। सबसे पहली चीज कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उनका यहाँ पे ऑडिट कर सकती है कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एक पॉइंट हमने याद रखा। दूसरा पॉइंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई भी ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया हो मैनेजमेंट के लिए, चलाने के लिए टेंडर पे दिया गया हो, वहां पे वो लोग कितना चार्ज लेते हैं, कितना टैरिफ लेते हैं, कितना फीस लेते हैं, ये सब चीजें भी ऑडिट में ला सकती है, अपने ऑडिट कर सकती है इन सब चीजों पे। तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे याद रखवाना है आपसे वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास पावर्स है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, कि खुद से कुछ इश्यूज उठाए, खुद से कुछ सेक्टर्स को सिलेक्ट करे, खुद से कुछ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करे जिनको वो ऑडिट करेगी। इस साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 100 से ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं, 160 सब्जेक्ट्स लिए हैं जिनको वो ऑडिट कर रही है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स हैं सुओ मोटो सब्जेक्ट्स। कुछ पार्लियामेंट सजेस्ट करती है और कुछ वो खुद से ले लेती है। ठीक है, क्लियर कट यहां तक समझ में आ गया? दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज एंड इट्स बैकग्राउंड। दिस इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाइनेंशियल कमेटी है, ये सब चीजें हमने देख ली, हर एक चीज हमने देख ली, समझ लिया, मेंबर्स भी देख लिए, इसका पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या है, हर एक चीज देख ली हमने। अब समझते हैं इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस। इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस आज के नहीं है, अगर आपको पता हो तो ये सिंगापुर के रिलेशंस जो है, हमारे इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस, ये चोला पीरियड से चल रहे हैं, चोला पीरियड से यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे 1819 में इन्होंने चोला सेटलमेंट लागू किया था, चोलास का परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू किया था। ठीक है, 1819 में। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप भी बहुत पुराना है इनके साथ। अगर आप देखो तो सिंगापुर एंड इंडिया चोला एरा से ही रिलेटेड है। अगर अभी रिसेंटली आप देखो तो ट्रेडिंग पोस्ट एक बनाया गया था 1819 में नियर मलाक्का स्ट्रेट, जो स्टैमफोर्ड रैफल्स ने बनाया था। और सिंगापुर का जो लेटर अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूशन बना था वो ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी के अंदर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलकत्ता, ये सिंगापुर जो है डेवलप्ड इट्स ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी, ये कॉलोनी थी और ये कलकत्ता की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती थी। ऐसे ही हिस्टोरिकल जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखा सिंगापुर के रिलेशंस का, ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट मोदी जी ने भी यहाँ पे दिया है और इनने बोला है कि वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल टू सिंगापुर, हम हमेशा आभारी रहेंगे सिंगापुर के। किस लिए? बिकॉज उन्होंने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को रेस्पेक्ट दी थी। ठीक है, और उन्होंने लिटिल इंडिया एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है सिंगापुर में। हमारी रिलेशंस आज 60 साल की हो गई है 2025 में, एंड हम दो साइड्स इसको और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैराग्राफ जो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मोदी जी ने दिया है, ये आपका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन बन सकता है आपके आंसर का। आप इसको अपने नोट्स में लिखो, इंडिया सिंगापुर रिलेशंस में ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन बन सकता है कि सिंगापुर बस एक पार्टनर नहीं है इंडिया का, ये सिंगापुर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हम ऐसे बहुत सारे सिंगापुर बनाना चाहते हैं, कहाँ पे? इंडिया में, ऐसा मोदी जी ने बोला है। ठीक है, और सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्या है? न्यूज में है 4 एमओयूज जो हमने सिंगापुर के साथ इस बार साइन किए हैं मोदी जी ने अभी के इस ट्रिप में। कौन कौन सा एमओयू साइन किया है? सबसे पहला एमओयू इनने साइन किया है सेमीकंडक्टर्स पे। दूसरा एमओयू यहां पे साइन हुआ है डिजिटल लिंकेजेस पे। ठीक है, तीसरा एमओयू यहां पे साइन हुआ है हेल्थ पे, और चौथा एमओयू यहां पे साइन हुआ है स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है, दिस इज न्यूज जो हमें समझनी है। एक और पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन होने वाला है इंडिया में। ये कहां पे होने वाला है? ये यूपी में होने वाला है, और ये होने वाला है सितंबर 11 से लेकर 13 तक। इसका नाम है सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन। तो सिंगापुर को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है कि आप आ जाइए और इस एग्जीबिशन में हमारे साथ पार्ट लीजिए। ठीक है, क्लियर? चलो आगे आगे चलते हुए हमें यह भी देखना है कि दिल्ली का एक एक्शन प्लान आया है। इस एक्शन प्लान के अंदर
इससे पहले दिल्ली में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमारे पास होता था ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, इस प्लान के अंदर होता क्या था, जब भी दिल्ली में पॉपुलेशन पोल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाती थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का सीवियर होने लगता था। ठीक है, जो ही ये सीवियर होने लगता था तो GRAP के अंदर कुछ हमारी गाइडलाइंस लिखी हुई वो इंप्लीमेंट होती थी। जैसे कंस्ट्रक्शन जो है दिल्ली के अंदर NCR के अंदर बैन कर दिया जाता था कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को रोक दो। वैसे ही हैवी व्हीकल्स, इनके लिए नो एंट्री लग जाती थी। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे ये आ सकते थे, दिन में पूरा इनका नो एंट्री लग जाता था। वैसे ही ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता था। अभी ये जो GRAP है, इसके साथ साथ हमारे पास एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान भी था जो इंप्लीमेंट होता था। अब दिल्ली इस बार लेके आ रही है 21 पॉइंट एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान के अंदर क्या करेंगे, इस एक्शन प्लान के अंदर कुछ सेवरल स्टेप्स है जो लिए जाएंगे। जैसे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा, तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। दूसरा, बैन ऑन व्हीकल्स जो ऑलरेडी यहाँ पे था, बट उस जगह पे जहाँ पे हॉटस्पॉट होगा, हॉटस्पॉट किस चीज का, पोल्यूशन का हॉटस्पॉट, वहां पे बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 साल 15 पॉइंट का जो एजेंडा है ये 21 पॉइंट के एजेंडा से कन्वर्ट हो गया। और एक ग्रीन दिल्ली ऐप है जो अपग्रेड की जाएगी और वहां पे जोन्स बनाए जाएंगे कि कौन सा ज्यादा पोल्यूशन वाला जोन है और कौन सा कम पोल्यूशन वाला जोन है। प्लस यहाँ पे ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे पोल्यूशन की सर्वेलेंस के लिए कि कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन है और कहाँ पे कम पोल्यूशन है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, वो भी ड्रोन से पता चल सकता है हमें सर्वेलेंस से। ठीक है, और 13 ऐसे आइडेंटिफाइड हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और वहां पे सर्वेलेंस बिठाया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, आप ऊपर जाते हो हवा में, या तो आप ग्राउंड से ही स्प्रे करते हो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसा हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही ये एक ऐसा पार्टिकल प्रोवाइड करता है क्लाउड्स में, जिससे कंडेंसेशन ज्यादा हो जाती है। कंडेंसेशन इंक्रीज होने की वजह से रेन ड्रॉपलेट्स बनते हैं और एक आर्टिफिशियल रेन की सूरत में हमें दिखता है कि बारिश हो रही है। ये बारिश होने की वजह से जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होगा 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.10 PM10 एंड PM2.5, जो हवा में सस्पेंडेड होगा जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था, वो रेन की वजह से बह जाएगा और हवा आपकी साफ होने लगेगी। इसके साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट इस एक्शन प्लान के अंदर एक और चीज लेके आ रही है जिसका नाम है हरित रत्न पुरस्कार। हरित रत्न पुरस्कार, अब ये पुरस्कार क्या है, ये एक ऐसा अवार्ड है जो उन कंपनीज को दिया जाएगा जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। जैसे कोई कंपनी है सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया, एक ऐसी जो मशीन लगाई वहां पे कि जो भी डस्ट वहां से क्रिएट हो रहा है सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री से, उस डस्ट पे वो हवा में इतना ज्यादा पानी स्प्रे करते हैं या इतना रीजनेबल पानी स्प्रे करते हैं कि वो डस्ट हवा के साथ मिक्स ना होके वापस गिर जाती है जमीन पे। अब उनने प्रिवेंट कर लिया एयर पोल्यूशन को, तो उनको ऐसा, अगर वो अच्छे परफॉर्मर रहे और उनने एमिशंस को कम कर दिया तो उनको ये अवार्ड मिल सकता है, वैसे लोगों को ये अवार्ड मिल सकता है। ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हम पोल्यूशन के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं और हम ये एग्जांपल्स दे सकते हैं एज सजेशंस। इसके साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने वाली है। ये टास्क फोर्स क्या होगा, ये एक ऐसी टीम होगी लोगों की जो पता करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पे ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, कहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे उसको जल्दी लगाना पड़ेगा और कहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी एंटी स्मॉग गन बाकी सब मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये एक टीम होगी, डेडिकेटेड टीम होगी इसी एक चीज के लिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। क्लियर? चलो, ये वाला जो एडिटोरियल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। हमें इसको समझना है कि नेशनल लेवल पे हमारे लिए फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 195 मिलियन पीपल है जो कि अंडर नरिश्ड होते हैं, करंटली अंडर नरिश्ड है, जिसमें अराउंड 43% इंडिया में जो चिल्ड्रन है दे आर क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड। ठीक है, प्लस इंडिया रैंक्स अराउंड 68, इंडिया का रैंक 68 है आउट ऑफ 113 कंट्रीज ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि इंडिया की न्यूट्रिशन में हालत कितनी टाइट है और हमारे यहाँ लोगों को कितना जरूरी है कि उनको सही खाना मिले, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिले, अच्छा डाइट मिले। ठीक है, ये चीज कितनी जरूरी है, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा 2011-12 का बोलता है
कि जो हम पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन घाट्स पे या फेयर प्राइस शॉप्स पे हम सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन्स, वो फूड ग्रेन्स में कितना ज्यादा लीकेज है, कितना सारा फूड ग्रेन्स, कितना सारा यहाँ पे जो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग ही तौर से ब्लैक मार्केट में चला जाता है और वो राइट बेनिफिशियरीज के पास पहुंचता ही नहीं है। इट इज अराउंड 49% और 41%। ठीक है, कितना है ये? 41% लीकेज था 2011-12 में। जबकि आज की अगर आप सर्वे देखो, और ये जितना भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये एडिटोरियल जो है दिस इज फुल ऑफ डेटा ओनली, ठीक है, बट अगर आप करंट इसी एडिटोरियल में देखो तो देर इज अराउंड 22% ऑफ लीकेज विच इज करंटली देयर। तो ये डिक्रीज हो गई है 41 से लेकर 22% तक, बट 22% की लीकेज अभी भी है। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज की प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ये कुछ और फूड ग्रेन्स भी देते हैं, कुछ और फूड आइटम्स भी देते हैं, जैसे कैरोसिन, शुगर, पल्सेस और चना, मूंग, ये सब चीजें ये लोग वहां पे अपने फूड प्राइस, फेयर प्राइस शॉप्स पे सप्लाई करते हैं बेनिफिशियरीज को। समझने की बात ये है 22% में उस लीकेज को काउंट नहीं किया जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है लीकेज की, ठीक है, वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर दो चीजों को कंपेयर कर रही है, दो सर्वेज। एक है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि पहली ऐसी नेशनल लेवल पे सर्वे हुई थी जिसने पता किया कि एनएफएसए का इंप्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ है। और इसी सर्वे ने हमें बोला दैट 22% का लीकेज अभी भी है, किसमें? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, अब ये इस सर्वे को कंपेयर कर रही है किसके साथ? नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के साथ। ठीक है, ये ऑथर यहाँ पे ये दोनों का कंपैरिजन कर रही है, बिकॉज ये ऑथर इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि लीकेज अभी भी है। अब ऑथर यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रही है? ऑथर बोल रही है कि हम, लीकेज तो है, हमारे पास सबसे क्रूशल सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए दो चीजें हैं अभी। एक हमारे पास है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा मतलब इसके अंदर, और हमारे पास पीडीएस है, और दूसरा हमारे दिए एमजी नरेगा। ये दोनों चीजें हमारे लिए पर्टिनेंट है, सोशल सिक्योरिटी को लेके और फूड सिक्योरिटी को लेके। हमें इन दोनों में अगर आप देखो तो 100 मिलियन लोगों का एक्सक्लूजन है। 100 मिलियन लोग यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं जिनको इन दोनों चीजों के बेनिफिट्स मिल पाए। ऑथर सजेस्ट कर रही है कि हमें जल्दी से जल्दी, जो हमारी सर्वे डिले हो रही है, सेंसस 2021 में जो होने वाली थी सेंसस, वो डिले हो रही है, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हमें डेटा मिल जाएगा, वहां से सारा जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के एरर्स है जो हम पुराने 2011-12 के डेटा पे चल रहे हैं, वो डेटा अपडेट होकर हमें नया डेटा मिलेगा। तब जाके हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिसी स्टेप्स और ज्यादा बेहतर कैसे लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये था इस एडिटोरियल का क्रक्स। आपको मैंने समझा दिया और आपको मैंने ये भी बोला कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके साथ। नया एक और हमारे पास एडिटोरियल है, क्रिटिकल मिनरल मिशन ऑफ इंडिया। सो दिस लैंड ऑफ फ्यूचर विच इज अफ्रीका is now critical about the is having a strategic importance। जो हमारा क्रिटिकल मिनरल मिशन है इसमें इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता है। अब अगर आप इस चीज को देखो तो इंडिया, जो कि अभी करंटली हम बाहर से खरीद रहे हैं अराउंड 34 मिलियन टन ऑफ ऑयल, जो कि हमारी टोटल डिमांड का 15% है ना। और ये जो है ये सारा ऑयल हम कहाँ से ले रहे हैं? अफ्रीका से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1-2 बिलियन का ऑलरेडी एक सोलर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। कहाँ पे? अफ्रीका में। बनाया नहीं है अभी, लाइक इन प्रोग्रेस है, अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके साथ साथ तंजानिया में, तंजानिया इज डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल और मल्टी मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी। Zimbabwe and Namibia have banned the export of raw material and raw minerals to ensure the value addition, and Ghana has approved a new policy for exploitation and management of green minerals। अब समझने वाली बात यह है कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में अगर इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सारी कंट्रीज अपने अपने रिसोर्सेज को लेके चिंतित हो रहे हैं, वो लोग खुद से स्टेप्स लेना चाहते हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे जबकि हमने साथ में ये भी देखा दैट इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, बट अगर आप इसी टाइम पे देखो कि इंडिया का यहाँ पे इन्वेस्ट करना और इंडिया को यहाँ पे अपने क्रिटिकल मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस चीज को देखना, ये तो वैलिड पॉइंट है ही, इंडिया को तो ये करना चाहिए। बट हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि चाइना कितना आगे बढ़ चुका है इस चीज में। अगर आप चाइना को देखो तो चाइना अफ्रीका समिट जो अभी लास्ट वीक हुई थी, इसी हफ्ते हुई थी, इस चाइना अफ्रीका समिट में जी जिनपिंग ने बोला है दैट हम $50 बिलियन का फंड करेंगे, किसको? अफ्रीकन कंट्रीज को।
इस समिट में 50 अफ्रीकन लीडर्स मौजूद थे और वहां पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी थे। इसी समिट में उन्होंने ये भी बोला कि $50 बिलियन का अराउंड हाफ, दैट इज $25 बिलियन, विल बी गिवन एज अ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, लोन मतलब चेक बुक डिप्लोमेसी। तो जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया, जो चाइना ने श्रीलंका के साथ किया, वही चाइना अफ्रीका के साथ भी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका इज अ ट्रो, एक खजाना है किस चीज का? कॉपर का, गोल्ड का, लिथियम का, रेयर अर्थ मिनरल्स का। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? अगर आप देखो तो ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में अराउंड 30 मिनरल्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं एज क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स जिनको हम बोलते हैं। 30 मिनरल्स है। वो कौन कौन सा मिनरल है ऐसा? अगर आप देखो तो इट्स एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे यहां तक जितनी भी आप लिस्ट देख रहे हो, ये सारे क्या है? रेयर अर्थ्स। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स, 30 मिनरल ऐसे है। इसी चीज को देखते हुए अगर आप देखो तो इन सब मिनरल्स का फंक्शन क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है? एंटीमनी हमें एमिनेशन, हथियार बनाने में यूज होता है। कैडमियम बैटरी, रेडियो, जो कि यूपीएससी ने पूछा भी है, कैडमियम पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। बेरिलियम, कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 2023 में। क्रोमियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, जर्मेनियम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें कितनी जरूरत है हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में, फाइबर ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हमें टिन का यूज लगता है, ऑटोमोबाइल्स, विंड पावर जनरेशन, फ्लोरिसेंट्स, यहाँ हर जगह हमें ये रेयर अर्थ्स जो है यूज होते हैं। ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा कहाँ पे निकलता है, तो उसके लिए आप इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैं एक बार ये इंक मिटा देता हूँ इस स्लाइड से, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये टेबल अपने पास बना के रखो। ठीक है। इसके साथ साथ अब हमने समझ लिया कि चाइना भी अफ्रीका में जा रहा है और इंडिया को भी अफ्रीका को वैसे देखना चाहिए कि ये हमारी जगह ऐसी है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये वाला एडिटोरियल देखो तो इसमें भी ऑथर चाइना की ही बात कर रहे हैं कि चाइनीज जो माइनिंग कंपनीज है वो कोबाल्ट माइनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ जमा के रखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको हम डीआरसी भी बोलते हैं वहां पे। और रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे, चाइना की कंपनी ने $7 बिलियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है मिनरल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील। ठीक है, ये डील साइन की है $7 बिलियन की। इसके साथ साथ अगर इंडिया देखे तो इंडिया की यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे यूनिक एडवांटेज है। ऑलरेडी इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया का यहाँ पे। अगर आप देखो रिलेशनशिप कहाँ से है, गांधी से पहले से रिलेशनशिप है। ठीक है। और गांधी का जो एरा था, गांधी जी ने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, और गांधी जी ने यहाँ पे जब वहां पे इंडिपेंडेंस और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में स्टार्ट किया, अपार्थीड के अगेंस्ट में स्टार्ट किया स्ट्रगल, सत्याग्रह जब स्टार्ट किया यहाँ पे, तो उस सत्याग्रह से रिलेटेड और वहां से लेके आज तक और अफ्रीकन नेशंस के इंडिपेंडेंस तक हर जगह पे इंडिया ने इन कंट्रीज का साथ दिया है। इंडिया का यहाँ पे ग्रोथ कॉरिडोर है, वो भी हम काम में ला रहे हैं। और यहाँ पे 43 अफ्रीकन कंट्रीज है विच इंक्लूड ट्रांसमिशन लाइन्स इन ट्यूनीजिया, तंजानिया, घाना। अफ्रीकन क्रिटिकल मिनरल लैंडस्केप हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैम्बिया और जिम्बाब्वे को यहाँ पे हमने, अभी इंडिया है साइंड एन एमओयू विद जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे ऑल्सो। जिम्बाब्वे के साथ जो हमने साइन किया है एमओयू, उसमें हमने क्या बोला है कि हम जियोलॉजिकल माइनिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, और इसके साथ साथ मिनरल डिपॉजिट मॉडलिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके मिनरल डिपॉजिट्स है उनको पता करेंगे। हाउ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे वहाँ की, जो लोकल वहाँ के जो वेंचर्स होंगे उनकी। ऐसे ही इंडिया जो है बाकी सारे नेशंस के साथ भी क्या कर रहा है, इस क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर बाकी सारे नेशंस के साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। कैसे कोऑपरेशन कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी बोला था, और यहाँ पे हमने 2019 में एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया था, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश की थी। वो की ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम है काबिल। काबिल ने अभी 2024 में क्या किया? काबिल ने अभी 2024 में लिथियम रिजर्व्स के 5 ब्लॉक्स को एक्वायर किया। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। तो ऐसे ही जैसे हमने अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक्स को एक्वायर किया है, वैसे ही काबिल और बाकी हम पीएसयूज या पीएसईज बना के अफ्रीकन नेशंस में अपना मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन which has trained around 40,000 Africans in 10 years will help us to drive the positive energy partnership in these nations। ठीक है, इसीलिए हमें यह समझना है, और आज का क्वेश्चन भी इसी पे है। ठीक है, कि इंडिया और अफ्रीका कहाँ पे कोऑपरेट कर सकता है इन सब चीजों को लेके। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिल गया होगा, आप वो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और वो सबमिट कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे। ये एडिटोरियल भी हमने समझ लिया और ये सारी चीजें हमने समझ ली। इसके साथ ये भी समझना है
कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो हर जगह मौजूद है। क्रिटिकल मिनरल्स बैटरीज में यूज होते हैं। हीलियम हमें एमआरआई स्कैन करने में यूज होता है, जिससे हमें बॉडी में पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। अगर किसी का फ्रैक्चर है, किसी का कोई बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो एमआरआई उसके लिए बहुत बेस्ट एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यूरेनियम हमें रेडिएशन थेरेपी में काम आता है। पोटाश एज अ फर्टिलाइजर। वैसे ही इंडियम हमें एलसीडीज स्क्रीन्स बनाने के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्टियम हमारे पटाखों में यूज होता है। ठीक है, पटाखा मतलब जो फूटता पटाखा है, दिवाली में जो फोड़ते हैं वो। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नोबियम, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, और ये क्रिटिकल मिनरल्स में से भी ये हैवी मेटल्स है। इन सब का यूज हमारा हर जगह है। अगर आप देखो, रिचार्जेबल बैटरी से लेके सेरेमिक से लेके मैग्नेट्स तक, हर जगह इसका यूज है इन क्रिटिकल मिनरल्स का। इसीलिए यूएसए ने भी 35 ऐसे मिनरल्स को हाईलाइट किया है और उन्होंने लिस्ट आउट किया है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स अगर इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह इनकी इंपॉर्टेंस है, तो ये तो फिर हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमें इनकी सप्लाई चेन पे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बहुत कम देशों में पाए जाते हैं, और बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि इनकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है अभी, हमने यहाँ पे पहला राउंड ऑफ टॉक्स यहाँ पे स्टार्ट किया था। पहला राउंड जिसमें ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था 20 मिनरल ब्लॉक्स, वो नवंबर 2023 में हुए थे। अब आप खुद सोचो हमारे प्रोडक्शन का अभी स्तर क्या है। 59 मिलियन रिजर्व्स, 5.9 मिलियन टन रिजर्व्स मिले हैं हमें, किसके? लिथियम के। कहाँ पे? जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में और रियासी में लिथियम रिजर्व्स अभी अभी डिस्कवर किए हैं हमने। इसी तरह अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को बोला जाता है दैट इट इज दी सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। तो इंडिया को यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के स्तर पे बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट करना पड़ेगा बहुत सारी कंट्रीज के साथ। जैसे इंडिया के मिनरल रिच पार्टनर्स हैं ऑलरेडी। अर्जेंटीना, जिसमें मैंने बोला 5 ब्लॉक्स हमने ऑलरेडी एक्वायर कर लिए हैं। अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया, अभी तो लार्ज स्केल पे चिले में है अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम। ठीक है, अर्जेंटीना में लिथियम अवेलेबल है। ठीक है, अर्जेंटीना में लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स है। इंडिया में जो जॉइंट वेंचर कैपिटल कंपनीज है, जैसे काबिल है, काबिल बनाया था किसने? नाल्को, HCL, MECL ने मिलके, इन तीनों ने मिलकर काबिल बनाया था, और काबिल ही यहाँ पे जाके अर्जेंटीना में ये एक्विजिशन किया है। वैसे ही काबिल जो है बाकी सारी कंट्रीज में भी जाके ऐसा ऐसा काम करेगा, ताकि इंडिया में जो ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी सप्लाई चेन बनी रहे। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पे। ये एडिटोरियल हमें बता, हमारे लिए इस चीज को समझना आसान करता है कि सेंटर और स्टेट आपस में जब रेवेन्यू शेयर करते हैं, अब इस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को, सेंटर और स्टेट आपस में रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, इस चीज को हम बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, अब ये एडिटोरियल हमें ये बोल रहा है, ये जो फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये शिकार हुआ है किस चीज का? फिस्कल इम्बैलेंस का। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, यहाँ पे फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि आपका एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्चा कर रहे हो, इज मोर देन व्हाट यू आर रिसीविंग, इज मोर देन रिसीट्स। बट किस सेक्टर में? ये रेवेन्यू में है। दैट इज, जो आपकी इनकम है और जो आपका खर्चा है वो बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने ये हाईलाइट किया था कि स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स है, इनकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इज 61%, एंड जो ये कलेक्ट करके लाते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, दैट इज ओनली 38%। अब अगर ये वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस है इंडिया में, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, या ये क्यों हो रहा है? ऐसा भी क्यों हो रहा है, ये भी तो देखना है ना, क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, वाई शुड VFI बी रिड्यूस्ड, और ये क्यों खत्म करना चाहिए हमें? बिकॉज अगर आप देखो टैक्स कलेक्शन में, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि आप किस स्टेट के साथ कितना शेयर करोगे। इसको बोलते हैं हम डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, अब ये जो डिविजिबल पूल होता है, यहीं पे हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि आप 41%, जितना भी ये पैसा है इसका 41% आप बांट दो, किन में? स्टेट्स में बांट दो। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन आती है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो रिकमेंडेशंस जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आती है, जैसे किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, किस स्टेट ने कितने मेजर्स लिए हुए हैं पॉपुलेशन को कम करने के लिए, किस स्टेट में कितना अच्छा है टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और अभी जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, वो
एक और चीज भी मेंशन करेगा यहाँ पे और एक और पैरामीटर ऐड करेगा, दैट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। कौन सा स्टेट कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है डिजास्टर से झेलने के लिए, कौन सा स्टेट कितने एफर्ट्स ले रहा है डिजास्टर्स की मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमने समझ लिए। अब समझना ये है कि ये जो वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है इसको ठीक कैसे करें। सो इंडिया हैज लार्ज एंड राइजिंग वर्टिकल इम्बैलेंस देन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। कोविड-19 के बाद से ये ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप प्रॉब्लम्स देखो इसकी, तो ये फाइनेंस कमीशन का काम है इसको ठीक करना। एंड इट डील्स विद ब्रॉडली टू क्वेश्चंस। वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस जो है दो क्वेश्चन के साथ डील करता है। क्या क्या? वन इज द ट्रांसफर्स आर मेड एज प्रेस्क्राइब्ड शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड मतलब जितना भी आपने कलेक्ट किया है उसका शेयर कितना स्टेट्स के पास जाएगा, कितना स्टेट्स के पास नहीं जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि सेस एंड सरचार्ज ये स्टेट्स के पास नहीं जाता है, इसका शेयर स्टेट्स को नहीं मिलता है। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो हटा दिया जाता है इसमें से। वैसे ही अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजिबल पूल, फाइनेंस कमीशन ये भी बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देनी चाहिए। वो ग्रांट या तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होगी या तो स्टैट्यूटरी ग्रांट होगी। वैसे ही अगर आप और देखो, और भी ट्रांसफर्स होते हैं सेंटर से लेके स्टेट को पैसा। फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट जो है एक सब्सटैंशियल अमाउंट स्पेंड करती है अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन सब्जेक्ट्स पे जो स्टेट लिस्ट पे या कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स लेके आती है और उनको इंप्लीमेंट करती है और उस नाम पे फंड खर्च करती है स्टेट्स के लिए। समझने वाली बात यह है कि स्टेट का रेवेन्यू और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये खर्चा करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा रहना, यही एक मेजर कारण है इस वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का। ठीक है, समझ में आ गया? हमारे लिए इस टॉपिक में से, इस एडिटोरियल में से समझने वाली चीज बस इतनी ही थी। अगर आप समझो तो स्टेट रेवेन्यू जो सेंटर से आता है, सेंटर जो स्टेट को पैसा देता है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंस, सबसे पहला चीज है फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स। जो मैंने बोला फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कितना दो। ये पहले था 42% बट अब हो गया 41%, तो मतलब स्टेट के पास पैसा कम हो गया। इसके बाद अदर ग्रांट्स एंड लोन्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन उठा के या ग्रांट उठा के स्टेट गवर्नमेंट को देता है, इसमें भी सेंटर का ही बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है अंडर आर्टिकल 293। और इसमें यह भी प्रोविजन है जो यूपीएससी ने पूछा भी था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है और अभी तक उन्होंने वो पे नहीं किया है वापस, तो दूसरा लोन अप्लाई करने से पहले, रेज करने से पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये भी एक और चीज है जो हमारे लिए, स्टेट्स के लिए एक कॉन्स्टेंट पैदा करता है कि स्टेट्स के पास पैसा ना रहे। इसके साथ साथ सेंटर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट हैव डिक्रीज्ड ओवर द इयर्स बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अब मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स ऐसी लेके आ रहा है जिसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन या 90% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट्स का ही होगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट्स का ही होगा, सेंटर का कम होगा। तो इसका मतलब क्या है? स्टेट के पास और पैसा कम हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस अगर आप देखो तो जो ये नेट प्रोसीड्स का पूल था या डिविजिबल पूल जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल पूल, ये डिविजिबल पूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले बहुत सारे सालों से स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स 30% है। ठीक है, अब ये 30% ही है। कॉर्पोरेशन बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, इतना इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। बट एक्चुअल में जो टैक्स है, टैक्स का अमाउंट जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो है सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, ये सेस एंड सरचार्ज का पोर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप रेशियो में देखो, अगर आप कंपैरिजन में देखो, तो जो नेट प्रोसीड्स है या डिविजिबल पूल है वो कम होता जा रहा है, वो स्टैग्नेंट है बहुत टाइम से। जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के कारण और बाकी सारे खर्चे बढ़ने की वजह से, डेवलपमेंट के खर्चे बढ़ने की वजह से स्टेट के पास जो रेवेन्यू है वो और कम पड़ रहा है। दैट इज व्हाई देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस इन इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, अब हमारे लिए ये एडिटोरियल क्या सजेस्ट कर रहा है? एडिटोरियल बोल रहा है दैट वी शुड इंक्रीज द टैक्स डेवोल्यूशन। टैक्स डेवोल्यूशन 50% होना चाहिए, जो 16 फाइनेंस कमीशन को ये सजेस्ट कर रहा है एडिटोरियल कि इतना डेवोल्यूशन होना चाहिए। कितना? 50%। ठीक, और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें ठीक होने लगेंगी। एंड इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन दे आल्सो ऐड फोर्स that this demand by pointing to the exclusion from net proceeds of substantial amount of cess and surcharge which truncates the net proceeds within the gross tax revenue। जो टोटल हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें से सेस एंड सरचार्ज जो है वो लार्ज एक शेयर है उसका
जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है, तो उसमें भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। डन, चलो आगे। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये कब बना था? ये बना था 27th COP, जो कि शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज लेके आए थे, लॉस एंड डैमेज फंड। इसका मतलब क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? लॉस, अगर किसी का लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये COP किसकी थी? COP थी UNFCCC। जितने भी ये कन्वेंशंस होते हैं, इन कन्वेंशंस की होती है COP। COP का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब जो जो कंट्री इस कन्वेंशन को साइन करती है, UNFCCC कन्वेंशन को जिस जिस कंट्री ने साइन किया है, वो कंट्री इस COP में पार्ट लेगी, इस मीटिंग में आएगी और इस मीटिंग में पार्ट लेगी। वैसे ही COP 27 में सारी कंट्रीज मिलके आके मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड का क्रिएशन करते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड का डिसीजन लिया जाता है COP 27 में, और COP 28 में अब अभी तक तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वाइल दिस डिमांड इज जस्टिसेबल कि हमें ये बनाना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेस टू क्लाइमेट फंड्स ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, इट इज एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स देन इट अपियर्स। क्यों? अगर आप अभी देखो तो वायनाड में हमारे साथ एक बहुत ही दुर्घटना हुई है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना। अगर आपको पता हो, आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया हो पिछले महीने का, तो आपको ये समझ आएगा या आपको याद होगा कि वायनाड में एक पूरे का पूरा गांव लैंडस्लाइड के अंदर चला गया, और वो मड के कारण सारे लोग वहां से मर गए, उस गांव में मर गए, वो सारे लोग वहां पर मर गए, क्योंकि एक आपदा आई थी। ऐसी आपदा आई कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, नेचुरल डिजास्टर ऐसा हुआ कि पूरे का पूरा पहाड़ टूट पड़ा और लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पूरा गांव उस लैंडस्लाइड के नीचे दब गया। 200 से ज्यादा यहाँ पे मौतें हुई थी उस टाइम पे। ये पिछले महीने की न्यूज़ है। अब इतना बड़ा डैमेज हुआ, तो बोला जा रहा है कि क्या केरला गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है, या क्या वायनाड डिस्ट्रिक्ट को इस लॉस एंड डैमेज फंड से पैसा मिल सकता है? एडिटोरियल बोल रहा है कि जितना आपको लगता है कि ये आसान है कि पैसा रखा हुआ है और मिल जाएगा, उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि एक्सेस टू क्लाइमेट फंड इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ? व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? जो मैंने आपको बोला 2022 में UNFCCC की COP 27 हुई थी, उसमें ये बनाया गया था। इस फंड को चलाने के लिए एक गवर्निंग बोर्ड बनाया गया। ठीक है, जिसके पास ये फंड्स के रिसोर्सेज है, एंड वर्ल्ड बैंक जो है इसका इंटरिम ट्रस्टी रहेगा। किसका? इस फंड का वर्ल्ड बैंक एक इंटरिम ट्रस्टी रहेगा। वो इस फंड को देखभाल करेगा, इस फंड को कैसे मैनेज करना है वर्ल्ड बैंक देखेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? डिस्पाइट इस चीज के कि इस फंड का पर्पस क्लियर है कि कहीं पे भी नुकसान होता है तो उनको कॉम्पनसेट करना है, ये तो क्लियर कट है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, दैट इज कि क्लाइमेट फंड्स आर ऑफन वेरी स्लो टू बी एक्सेसिबल इमीडिएटली टू द डिजास्टर एंड लोकल कम्युनिटीज। जल्दी वो पैसा आता नहीं है। अगर आप देखो, इंडिया को 2019 से लेकर 2023 तक $56 बिलियन का लॉस सफर हुआ है ड्यू टू वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स। अब इसमें इंडियन लेवल पे एक नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी एंड बजट जो है, इस पे चर्चा हो रही है फॉर द ओवर द एडॉप्टेशन ऑफ दिस बजट। ठीक है, अब इस पॉलिसी का, नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी का मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है टू कोप अप विद द डैमेज एंड स्टार्ट डायलॉग अबाउट द डिजास्टर इन COP मीटिंग्स। अब इंडिया ने ऐसा काम किया, उन्होंने COP मीटिंग्स में स्टार्ट किया ये लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करना। ठीक है, आर अर्जेंट नीड इज टू हैव अ क्लियर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि हम ये क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेस कर पाए। हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। वैसे ही जो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस होगा, ये हमारे लिए इजी होगा, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि क्या ऐसा कोई मेजर ऑलरेडी है। तो केरला गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के साथ KfW डेवलपमेंट बैंक, जो कि जर्मन इंस्टीट्यूशन है उसका बैंक, यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, रीबिल्ड केरला डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2018 के फ्लड्स के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये प्रोग्राम किस लिए है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, और ये किस लिए है? डिजास्टर के बाद वापस चीजों को ठीक करना, रोड, ब्रिज, हाउस, ये सब चीजें वापस बनाना, रीबिल्ड करना। ठीक है, डिजास्टर के बाद। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, UNFCCC ने इसको बनाया था, और इंडिया के और सारे प्रोविजंस क्या है, और केरला ने वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था। ये सब चीजें समझ में आ गई, तो चलते हैं आगे। आगे चल के हमें यह भी समझना है कि लॉस एंड डैमेज एक्चुअल में अगर आप देखो तो 2030 तक बोला जा रहा है $435 बिलियन का लॉस होने वाला है वर्ल्ड का। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है दैट $525 बिलियन का एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव क्लाइमेट लिंक्ड लॉस होने वाला है 55 वल्नरेबल कंट्रीज का। और ये हो चुका है लास्ट 2 डेकेड्स में, पिछले 20 साल में इतना बड़ा लॉस हो गया है।
कंट्रीज का। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अपनी लेवल पे आगे बढ़ के बोलती है। जैसे स्कॉटलैंड में बोला, क्या बोला कि हम 8.5 मिलियन डॉलर्स का एक प्लेज करते हैं कि हम ये इतना पैसा क्लाइमेट जस्टिस फंड ऑफ स्कॉटलैंड में डालेंगे और ये फंड हम यूज करेंगे वल्नरेबल कंट्रीज, रिसर्च और कम्युनिटीज की हेल्प करने के लिए, ताकि क्लाइमेट जस्टिस और लॉस एंड डैमेज हो पाए। वैसे ही बाकी सारी कंट्रीज जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इन्होंने भी ऐसा प्रॉमिस किया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके साथ हमें यह भी देखना है दैट व्हाट कैन बी मोर सच मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो उस पर हम छोटा सा एक सेस, छोटा सा एक एयर पैसेंजर लेवी लगा सकते हैं। विंड फॉल टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल कंपनीज लगाया जा सकता है। विंड फॉल टैक्स का मतलब क्या है? क्योंकि वो गेन कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट इस चीज से आ रहा है, जो रिसोर्सेज एक्चुअल में सबके हैं, जो रिसोर्सेज एक्चुअल में सबके हैं, जितने भी लोग अर्थ पे रह रहे हैं उनके हैं वो फॉसिल फ्यूल्स, आपके हैं वो फॉसिल फ्यूल्स, मेरे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, हम सब उनके ओनर्स हैं। बट चूंकि वो कंपनीज उनको निकाल के उनमें इन्वेस्ट करके उनसे प्रॉफिट कमा रही है, हम उन पे एक और टैक्स लगा सकते हैं जो जिसका पैसा इस लॉस एंड डैमेज में यूज हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी उस कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज में इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। वैसे ही एक और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज बंकर फ्यूल लेवी, जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस पर लगाया जा सकता है। कार्बन प्राइसिंग लगाई जा सकती है, जो जो कंपनी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट या ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारा पैसा कलेक्ट करके एक फंड में डाला जा सकता है जो इस लॉस एंड डैमेज को हेल्प करे। ठीक है, इमरजेंसी में लोगों को हेल्प करना, वहां पे रीबिल्डिंग एंड दूसरा लाइवलीहुड उन लोगों के लिए तैयार करना, उनके लिए खाना, रेफ्यूजी कैंप्स और बाकी सारी चीजें। ठीक है, ये सब चीजें अवेल कराना, ये सब काम होगा इस फंड का। ठीक है, चलो आगे। लास्ट में हमारे पास ये न्यूज है दैट फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। इनके ये गैब्रियल थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस फ्रांस। ये चेंज होकर अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिनका नाम है माइकल बार्नियर। माइकल बार्नियर को अपॉइंट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, क्लियर? यहां तक बस इतनी न्यूज है हमारे पास, ये याद रखनी है। गैब्रियल अटाल को इसने रिप्लेस करके अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज हुई है, इतना काफी है हमारे लिए याद रखना। डन विद दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर। गुड लक, हैव अ नाइस डे अहेड।